हेलो दोस्तों, एनडी क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम शुरू करेंगे गणित की शिक्षण विधियां और उसके बाद हम बात करेंगे विज्ञान की शिक्षण विधियां। जैसे ही विज्ञान की शिक्षण विधियां संपन्न होती है उसके बाद हम बात करेंगे अंग्रेजी की शिक्षण विधियां, फिर उसके बाद हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं गणित की शिक्षण विधियां। आज हम बात करने वाले हैं इन गणित की शिक्षण विधियों में सबसे पहले शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या है, फिर उसके बाद एक अच्छे शिक्षण विधि की क्या क्या विशेषताएं होती है, फिर शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले कारक। ये तीन टॉपिक आज हम इन तीन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण विधि के बारे में। शिक्षण विधि क्या होती है? शिक्षण का ऐसा तरीका जो विषय वस्तु तथा शिक्षण प्रक्रिया यानी टीचिंग प्रोसेस को प्रभावशाली एवं उद्देश्य प्राप्ति का साधन बनाती है। यानी जो आप टीचिंग करा रहे हो, शिक्षण करा रहे हो, वो एक ऐसा तरीका, टीचिंग क्या है, एक ऐसा तरीका, टीचिंग का ऐसा तरीका जो विषय वस्तु यानी कोई भी टॉपिक है और जो आपकी टीचिंग प्रोसेस है उसको प्रभावशाली बनाती है और उसको जो आप पढ़ा रहे हो और उसके जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में आपको सहायक सिद्ध होती है। तो उस तरीके को, ऐसे शिक्षण के तरीके को हम बोलते हैं शिक्षण विधि। क्लियर? तो बात करते हैं हम अच्छे शिक्षण विधि की विशेषताएं कि एक अच्छा जो टीचिंग होता है, टीचिंग मेथड होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या, फीचर्स क्या है। तो अच्छे शिक्षण विधि की पहली विशेषता है कि ये कोई भी एक अच्छे शिक्षण विधि होती है वो उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होनी चाहिए। यानी शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो। ठीक है, आपने जो उद्देश्य फिक्स किए हैं, आपने जो एम आपने निर्धारित किए हैं, जो एम बनाए हैं कि मैं इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद ये बच्चों में परिवर्तन देखूंगा, अगर ये पढ़ाता हूं तो अगर वो उद्देश्य आपको प्राप्त होते हैं उस मेथड से, उस विधि से, तो वो शिक्षण विधि आपकी अच्छी शिक्षण विधि में शामिल की जाएगी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अच्छे शिक्षण विधि की दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता है कि जो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक के, ये कौन है? ये तीनों व्यवहारात्मक पक्ष होते हैं जो एक बोल सकते हैं एक बालक के अंदर ये तीनों जो व्यवहारात्मक पक्ष है, जैसे संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान पक्ष, भावात्मक उसकी भावनाएं, क्रियात्मक जो भी वो वर्क करता है, ठीक है, एक्शंस। तो जो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक के व्यवहार के जो तीनों पक्ष है उनका विकास करती हो ऐसी शिक्षण विधि जो इन तीनों व्यवहारात्मक पक्षों को डेवलप करती है, विकास करती है, तो वो शिक्षण विधि अच्छी शिक्षण विधि मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अच्छी शिक्षण विधि की तीसरी विशेषता क्या है। तीसरी विशेषता है ये जो कोई भी शिक्षण विधि है वो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। अगर वो शिक्षण विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है तो एक अच्छी शिक्षण विधि मानी जाएगी। क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ है अगर आप जो भी प्रोसेस से, जिस विधि से आप पढ़ा रहे हो और उसमें अगर बालक क्रियाशील है, सक्रिय है और वो अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, उसमें वो ज्यादा सक्रिय है, तो इसका मतलब है कि वो इस सिद्धांत का पालन कर रहा है। ठीक है, वो जो शिक्षण विधि है वो इस सिद्धांत को फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब वो विधि एक अच्छी शिक्षण विधि मानी जाएगी।
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, चौथी विशेषता, शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मतलब बालक का व्यवहार है, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, अगर हम बात करें उसकी रुचि है, मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, और उसकी जो क्षमताएं हैं, अगर इन सब चीज़ों का अगर वो विधि सही तरीके से ध्यान रखती है, इन चीज़ों में अगर उन पक्षों को अगर वो विकास कर रही है, उनका ध्यान रखते हुए अगर वो चल रही है, तो वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि वो विधि भी अच्छी शिक्षण विधि में शामिल होगी। फिर हम बात करते हैं कि एक अच्छे शिक्षण विधि की अगली विशेषता क्या होनी चाहिए। एक अच्छे शिक्षण विधि में जो बालकों में अनुशासन का विकास करती है, ठीक है, एक टीचिंग मेथड होती है जो अच्छी शिक्षण विधि है गणित के अंदर, अगर वो शिक्षण विधि एक टीचर करवा रहा है, अध्यापक करवा रहा है, अगर उसमें बालक अनुशासित है, अनुशासित को प्रेरित करती है, तो हम कह सकते हैं कि वो उसने एक अच्छी शिक्षण विधि को फॉलो किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स्थ, 1 हो गई, 2 3 4 5, अब बात करते हैं 6। 60 नंबर की विशेषता है कि एक अच्छे शिक्षण विधि की विशेषता बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करती हो। ऐसी शिक्षण विधि जो बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करती हो, जैसे सहयोग, उत्तरदायित्व निर्वहन, और हम बात करें जैसे सहयोग हो गया, उत्तरदायित्व निर्वहन हो गया, सामूहिकता हो गई, समूह के अंदर वो मिलजुल के काम कर रहे हैं, कोई टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं मिलजुल के, अगर वो किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो विधि एक सामाजिक गुणों का विकास कर रही है, तो वो एक विधि अच्छी विधि के रूप में विकसित होगी। नेक्स्ट विशेषता है, एक शिक्षण विधि व्यवहारिक और लचीली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? व्यवहारिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकली होनी चाहिए, कि उसको हम लागू कर सके, उसको अप्लाई कर सके, और लचीली फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, मतलब उसमें चेंजेस होते रहने चाहिए, ऐसे नहीं कि वो स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, ऐसी टीचिंग प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। इस मीन्स एक ऐसी विधि नहीं होनी चाहिए, एक टीचर ऐसी विधि फॉलो कर रहा है जिसमें बालक स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो किसी दबाव के अंदर अगर प्रेशर में वो पढ़ रहे हैं, तो वो विधि अच्छी विधि नहीं मानी जाएगी। मतलब उसमें लचीलापन होना चाहिए, बालक भी अपने प्रश्नों को, अपनी शंकाओं को वो पूछे, और उनको उनकी शंकाएं अगर संतुष्ट होती है और टीचर उन शंकाओं को संतुष्ट करता है आपस में डिस्कस करके, और बहुत सारे अगर वो चीज़ें चेंजेस हो रही है उस मेथड में, तो हम बोल सकते हैं कि वो विधि एक व्यवहारिक है और एक लचीली विधि के रूप में प्रदर्शित होगी, और वो एक अच्छी विधि मानी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8th, अच्छे शिक्षण विधि की अगली विशेषता यह है कि वो विषय के प्रति रुचि जागृत करने में सहायक होनी चाहिए। तो एक अध्यापक अगर ऐसी विधि अपना रहा है जिसमें बालक के अंदर उस विषय वस्तु के प्रति रुचि अगर जाग रही है, मतलब इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो विधि एक अच्छी विधि के रूप में मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं इस शिक्षण विधि की लास्ट अंतिम विशेषता, वो विधि कम खर्चीली होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षण विधि हमेशा कम खर्चीली होनी चाहिए, मितव्ययी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उसको आप जो टीचिंग मेथड आप फॉलो कर रहे हो उसमें खर्चा आ रहा है या व्यय हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम बोल सकते हैं कि वो अच्छी विधि नहीं होगी। कम से कम हम ये माने कि प्रॉपर तरीके का, ज़्यादा खर्चा ना हो, एक जनरली कम खर्चीली होनी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं अगर ये पूरी विशेषताएं उस शिक्षण विधि में दिखाई दे रही है, उस शिक्षण विधि में है,
तो हम बोल सकते हैं वो शिक्षण विधि कैसी होगी, एक अच्छी शिक्षण विधि मानी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी शिक्षण विधि है जिसको अध्यापक संपन्न करता है, जिससे वो अपनी विषय वस्तु को बालकों तक पहुंचाता है, ठीक है, और उससे वो अपने उद्देश्यों में सफल होने की कोशिश करता है एक अच्छे शिक्षण विधि से। तो हम बात करेंगे कि एक अच्छे शिक्षण विधि में, जो अच्छे शिक्षण विधि होती है उस पर किन किन कारकों का, यानी कौन से वो फैक्टर है जो हमारी उस अच्छे शिक्षण विधि को प्रभावित कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते। तो दोस्तों देखते हैं कि गणित विषय में शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। पहला कारक, विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की प्रकृति शिक्षण विधि को प्रभावित कर सकती है। जी हां, अगर विषय वस्तु बालकों के आयु के अनुसार नहीं है या विषय वस्तु बहुत ही जटिल है तो वो आपकी शिक्षण विधि को प्रभावित कर सकती है और आपके उद्देश्य को प्राप्त करने में बाधित उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, ठीक है, विषय वस्तु की प्रकृति, उसकी प्रकृति कैसी है, क्या वो बालकों के अनुसार है, जिस कक्षा में है, वो जिस आयु के हैं उस आयु से या उनकी जो मानसिक आयु है उसके अकॉर्डिंग विषय वस्तु है। ऐसा नहीं कि बालक कक्षा 7 का हो और उसकी जो उसको आप पढ़ाने लग गए, और जो आपकी विषय वस्तु है, जो टॉपिक है वो आप पढ़ाने लग गए 10th क्लास का टॉपिक, ठीक है, लेवल वो लेके चल रहे हो, तो बालक उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा और आपकी जो शिक्षण विधि है अल्टीमेटली प्रभावित होगी। ठीक है, फिर दूसरा जो कारक है शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाला वो है गणित शिक्षण के उद्देश्य। आप ऐसे इस तरीके से पढ़ा रहे हो, यानी आप ऐसी शिक्षण विधि प्रयोग में ला रहे हो जो गणित के जो उद्देश्य है कि बालक उस विषय वस्तु को पढ़ के इस चीज़ में अगर वो कौशल हो जाए या उस चीज़ को जो भी उद्देश्य आपने फिक्स किए हैं वो उद्देश्य अगर उन बालकों को प्राप्त हो जाते हैं, वो उद्देश्य अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो वो गणित शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अगर वो उद्देश्य नहीं मिल रहे हैं, प्राप्त नहीं होते हैं, अगर उद्देश्य कहीं ना कहीं हम अपने गणित शिक्षण के उद्देश्य से भटक जाते हैं तो फिर वो हमारी गणित शिक्षण विधि को प्रभावित करेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये दो कारक कारक जो है जो गणित शिक्षण विधि को प्रभावित कर सकती है। तीसरा जो कारक है वो है गणित पाठ्यचर्या। जो पाठ्यचर्या है वो एक प्रॉपर होना चाहिए, बालकों के अनुसार, कक्षा से संबंधित, आयु के अनुसार और हर एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए वो पाठ्यचर्या बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षक संबंधित कारक। अगर मान लो शिक्षक संबंधित कारक कैसे शिक्षण विधि को प्रभावित कर सकता है, जैसे मैं मान लो कि पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी टीचर है, अध्यापक है, पढ़ा रहा है और अगर उसकी बोल सकते हैं पारिवारिक समस्या की वजह से कहीं ना कहीं उसके मन में उथल पुथल चलती रहती है और अगर वो अपनी कक्षा में वो पारिवारिक समस्या अगर उसके माइंड में चलती रहती है तो फिर वो शिक्षण विधि को एक प्रभावी रूप से नहीं संपन्न कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षक की जो पर्सनल समस्याएं हैं, जो भी शिक्षक की जो समस्याएं हैं वो अगर कक्षा तक पहुंच जाती है तो वो कहीं ना कहीं गणित की शिक्षण विधि को प्रभावित कर सकती है। फिर हम बात करते हैं अगली और लास्ट कारक जो शिक्षण विधि को प्रभावित करेगी, विद्यार्थी संबंधित कारक। शिक्षक से संबंधित कारक जैसे होते हैं वैसे ही विद्यार्थियों के भी कुछ कारक होते हैं, जैसे कि उसकी गरीबी हो सकती है या फिर कोई ऐसी पारिवारिक समस्या, पारिवारिक माहौल जिसकी वजह से वो कक्षा में सही ध्यान से नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो जो समस्याएं हैं वो उसको कक्षा में उसको पढ़ने में, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं रोक रही है।
तो ऐसे कारक जो विद्यार्थी से संबंधित होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी गणित शिक्षण विधि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारक है जो गणित शिक्षण विधियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो ये कुछ प्रभावित कारक जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शिक्षण विधियां, 1 बाय 1 जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उनको 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद उनसे संबंधित MCQ टाइप में हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ताकि हम हमारे ज्ञान को चेक कर सकें कि हमें कितना समझ आया है और हम कितनी एफिशिएंसी के साथ क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं मिनिमम टाइम में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।